देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुलबाजवा। कल भी हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था और हम देख रहे हैं कि वो लोग जो ऐवानों में बैठे हैं, जिन्हें आवाम वोट देकर चुन के ऐवानों में बिठाती है, वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क के मफाद में दे रहे हैं या मुल्क के अगेंस्ट दे रहे हैं। इदारे आपस में टकरा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कुछ सुलह सफाई हो जाए। सालिसी का किरदार अदा करने के लिए भी कुछ लोग सामने आए। हमने जिक्र किया था कि अमीर जमात इस्लामी का एक बड़ा रोल रहा, लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज़ नज़र आते हैं। MQM की बात की जाए, वैसे तो हुकूमत में बैठी हुई है, आज भी उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से और आज चल रहे हैं 3 इजलास। कुछ इजलास का जिक्र भी हम करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। वहाँ जो कुछ तय पाया वो अभी कौमी असम्बली में बयान किया जा रहा है। अभी देखेंगे जब कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म होता है तो क्या सूरत हाल होती है। इसके अलावा मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि MQM के वक्त की मुलाकात हुई वफाकी वज़रा से। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि मरदमशुमारी में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इससे पहले भी 2-3 मीटिंग वो कर चुके हैं ऑलरेडी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा अखज़ नहीं हो सका। बहरहाल कुछ बात करते हैं कि अभी जारी इजलास की और वज़ीर आज़म के जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है उसके ऊपर। अपना फोरम ओपन करते हैं। गेस्ट का आगा मसूद साहब है मेरे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। उनके साथ मौजूद है इम्तियाज़ फ़ारान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी आगा साहब के पास। और आगा साहब, हमने अभी गुफ्तगू जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी हम सुन रहे थे अभी कौमी असम्बली में। इससे पहले वज़ीर आज़म भी खिताब कर चुके हैं, इसहाक डार भी जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं। इजलास के अंदर भी हमें एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है कि पार्लियामान और अदलिया जो है वो एक दूसरे के या अगेंस्ट है या फेवर है। ये तो हमें कल तक शायद कुछ सिचुएशन क्लियर नज़र आ जाए। इससे पहले भी हमने बात की थी मुख्तलिफ इदारों की। क्या लग रहा है आपको कि पार्लियामेंट की क्या सिचुएशन है और ओवरऑल मुल्क की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है कैसे मैनेज हो रहे हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था, देखिए ये पूरी पार्लियामेंट नहीं है, जो अक्सरियती पार्टी है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। और यह है कि अगर ये पार्लियामेंट पूरी होती, जैसे होता है, जैसे इसमें इख्तलाफ होते हैं और जैसे इक़्तिदार होते हैं, वो तो पार्लियामेंट है नहीं। तो चुनांचे, और ये बात हमने अपने कॉलम में भी लिखी कि इट्स ए डमी पार्लियामेंट। तो अब ये कि इसमें जो भी फैसले होंगे, जिस किस्म के फैसले होंगे, उसमें तनाज़ात जो है ना वो बरकरार रहेंगे। देखिए, मसला पाकिस्तान में क्या है? मसला पाकिस्तान में 2 हैं। एक मसला पाकिस्तान में ये है कि हम किस तरीके से जो ये टकराव है इसको ख़त्म करके जो है पाकिस्तान के अंदर एक यकसुई पैदा की जाए, और यकसुई पैदा करने के बाद आपकी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको ख़त्म किया जाए। ये आपके 2 मसले हैं। अच्छा, इन 2 मसले की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर ये तवज्जो भी दी जाती तो मैं ये समझता हूँ, जिसका आपने इशारा फरमाया, वो सिराज हक साहब हैं जमात इस्लामी के। वो भी मतलब ये कि गए और उन्होंने कहा कि किसी तरीके से मिल बैठ के बात कर लें, इमरान साहब से मिले और शहबाज साहब से मिले। फिर इसके बाद ये ख़ुद बिलावल भुट्टो वहाँ पे मौजूद थे, इनके पास जनाब फजलुर रहमान साहब के पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब ये कि जो चाहते हैं कि बातचीत ना हो, और ख़ुसूसन वो इमरान साहब के सिलसिले में उनका जो रवैया है, जो उनकी सोच है, उनकी जो फ़िक्र है, वो उनके हक़ में नहीं है। मतलब ही डजंट वांट एक्चुअली कि ही शुड हैव ए मतलब डायलॉग विद हिम। तो इस किस्म के जो रवैये होते हैं जिसमें लचक ना हो, जिसके अंदर तफ़हीम और अफ़हाम की कोई गुंजाइश ना हो, तो ज़ाहिर है कि उसमें मसले हल नहीं हो सकते। और देखिए, मसले हल इसलिए भी नहीं हो सकते कि लोग, अभी आपने अपने इंट्रो में एक अच्छी बात कही कि देखिए, बात असल ये कि क्या ये जो गुफ्तगू हो रही है ये मुल्क के मफाद में हो रही है कि या आवाम के मफाद में हो रही है। देखिए, आवाम बेचारे क्या हैं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अभी 3 दिन की बात है कि जो आपके ठट्ठा की जो बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर आप बताइए जहाँ से पानी गिरता है, वहाँ पे तकरीबन ये है कि 41 लोगों ने ख़ुदकशी की। अच्छा, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? तो सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है ना कि वो ख़ुदकशी क्यों कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने एक कॉलम लिखा कि थर में तकरीबन नहीं तो कोई 22 बच्चों ने जो है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी माओं ने ख़ुदकशी की। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो इसलिए हल नहीं हो रहे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए तो यकीनी तौर पर यह है कि ये मसाइल जो हैं, जो बड़े भयानक हैं, जो अवामी मसाइल हैं,
जो माशरती मसाइल हैं, जो समाजी मसाइल हैं, ये हल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो लोग भी इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है, ये वफाक में जो बैठे हुए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, स्टेट की जिम्मेदारी है खासतौर पे इस तरह के इशूज़ को एड्रेस करना। इम्तियाज़ साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे मैंने आगा साहब से भी ये बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, हम इसको पॉलिटिकल क्राइसिस भी कह रहे हैं, लेकिन ये हमें हल होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। इदारे आपस में टकरा रहे हैं, मुसलसल टकरा रहे हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेला जा रहा है, कोई हल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। किस तरीके से हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये टकराव ही हल है, इस टकराव की वजह से ही हल निकलेगा। जो पहले एक दूसरे के साथ बात कर, देखें, एक हमें रियल की गुफ्तगू करनी चाहिए। गुज़िश्ता 4 साल से मुज़ाकरात पे कौन आबादा नहीं था। आज तो मौलाना फजल रहमान की बात आती है और दूसरे लोगों की बात आती है। यानी वेरी फर्स्ट डे से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब शहबाज शरीफ ने एज ए अपोजिशन लीडर पेश किया तो मजाक उड़ाया गया। यानी वो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी था। तो किसने किया? और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने किया, और बार बार कहा जाता रहा कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं उसमें हुए। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहे हैं तो वो भी एक कंट्रोवर्सी है, और मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पर है। जो बड़े बड़े जो ये लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि ये किसी जुडिशरी का काम नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं हो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होना है तो कोर्ट क्या कर रही है, वो एक होता है ना। तो इसमें अब ये इस तरह से आगे, जैसे फजल रहमान साहब ने कहा कि जी हथौड़े की नोक पे, हथौड़े के उसके ऊपर दबाव पे हम नहीं करेंगे, जो उन्होंने भी कहा। बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं समझता हूँ जो टकराव है यही हल की तरफ जा रहा है, यही लेकर जाएगा हल की तरफ। और ये इदारों के दरमियान जो टकराव है, मैं समझ रहा हूँ टकराव से ज़्यादा एक डिबेट है कि जनाब किसके क्या पावर है। हम तो ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मुकन्नना अदलिया इंतज़ामिया, सुपरमेसी उसकी आ रही है, मुकन्नना की आ रही है, जो यानी कि आइन बनाते हैं, फिर उसके बाद अदलिया आती है, फिर अदलिया के बाद नीचे, फिर अब देखें ना अगेन वो फैसले डिस्कस हो रहे हैं कि एक ही कोर्ट है, एक ही जस्टिस साहब हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया खुद को कि जब प्रेसिडेंट का रेफरेंस आता है उनके सामने आर्टिकल 63 A B C जो भी उसको डिफाइन करने के लिए, उसमें वहाँ फैसला दूसरा आता है। जब पंजाब असेंबली का मामला आता है तो फिर फैसला दूसरा आता है, और एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये डिबेट आ रही है सामने। फिर दूसरा, अभी जब एक फैसला है कि जनाब सोमोटो पे एक डेफिनेशन आ गई कि जो उसका हिस्सा थे, अब एक जो जुडिशरी वाली साइड है वो ये कहती है कि 3 और 2 का फैसला है, एक ये कहती है 4 और 3 का फैसला है। जो गवर्नमेंट साइड बैठी है कि जनाब 7 रुकनी बेंच बनी थी, वाकई जब पहली दफ़ा अनाउंसमेंट हुई थी 7 रुकनी थी, 2 अपने आप को उन्होंने वो कहा कि नहीं जी हम समझते हैं ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये सोमोटो की पावर इस तरह नहीं होती, ये नहीं होती। 2 ने बाद में अपने आप को किया। अब कल जो एक सारी जो एक चीज़ आई है, तो मेरे ख्याल है अतर मिनुल्लाह साहब का भी नाम उसके अंदर आया है, जस्टिस साहब का, कि वो भी उसमें होंगे। तो उसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो कि उस बेंच का हिस्सा थे, जो कि खुद अनाउंस की थी चीफ जस्टिस साहब ने, वो उन्होंने एक क्वेश्चन रेस किया। मैं समझता हूँ मसले का हल वो था। ज़ाहिर हम अपनी राय दे सकते हैं ना, हम कोई वो नहीं कर रहे जैसे बाहर बैठ के पॉलिटिशियन राय दे रहे हैं सारी। उन्हीं अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि बिल्कुल हेयरिंग कल से शुरू होगी, जिसमें ये क्वेश्चन भी होगा कि आया पंजाब और KPK की हुकूमत दुरुस्त तोड़ी गई है या गलत तोड़ी गई है। और अगर ये उस क्वेश्चन पे डिबेट हो जाती तो मैं समझता हूँ मुनीबा मसले का हल ही हो जाता कि अगर पंजाब असेंबली क्यों रेस्टोर नहीं हो सकती, 3-4 दफ़ा पहले की गई है ना, हुई है ना, जब अभी हाल ही 6-7-8 महीनों में KPK असेंबली भी आप उसको यानी रेस्टोर हो सकते थे। मसला क्या होता, ऑटोमेटिक सेटल डाउन होता, गवर्नमेंट परफॉर्म करती, अब उसके अंदर आप लड़ते रहते, उसमें आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करते रहते। अब लोग बोलते हैं जी आइन में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होनी, बिल्कुल ठीक है। तो आइन में और चीज़ें भी तो लिखी हुई है ना, फिर आइन में 90 दिन तो पहले इसी से खुद निकल गया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 106 दिन पे जाता है, जो पिछली डेट थी 106 दिन पे जाता है। तो भाई 90 दिन से आप निकल गए, चाहे 1 दिन निकले हो, चाहे 16 दिन निकले हो, चाहे 16 माह निकले हो, ये आगे आ गए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 में ये भी लिखा हुआ था कि ये जो है वोट काउंट नहीं होगा, वोट काउंट होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसकी पार्टी अगर डिस्क्वालिफिकेशन भेजती है इलेक्शन कमीशन में, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आइन में वो भी एब्सोल्यूट तरीके से लिखा हुआ है, कोई उसमें इफ और बट नहीं लिखा हुआ। तो वहाँ पर ये आया कि नहीं, जब के फिर आया उसमें कि पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा
या पार्टी लीडर फैसला करेगा? कौमी असम्बली में पार्टी लीडर का फैसला आया, पंजाब असम्बली के अंदर पार्लिमानी लीडर का फैसला आ गया। तो ये एक डिबेट है, मैं समझता हूँ टकराव नहीं है, तय होना चाहिए कि आया किसके क्या पावर्स हैं, किसके क्या, यहाँ पर तो इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी होती है ना। यानी कि हम 75 साल गुजरने के बावजूद अभी तक ये डिसाइड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ऊपर है या अदलिया कौन सी है, कौन सा इदारा जो है वो सुप्रीम पावर रखता है और वो होल्ड करेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल। देखिए नहीं मैं बताऊँ बात असल ये है ना, देखिए मैं फिर ये बात कह रहा हूँ ना, और ये कि लोग हज़ारों लोग सुन रहे होंगे, देखिए ये पार्लियामेंट नहीं है, ये डमी पार्लियामेंट है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की उसको है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है। तो जब वो तो अदम एतमाद के जरिए निकल गए ना। नहीं अच्छा चलिए अदम एतमाद निकल गए ना, ठीक है, वो फिर भी बैठे रहते हैं ना। अभी जैसे इम्तियाज साहब ने कहा था पंजाब असेंबली में बैठे रहते हैं, केपीके में बैठे रहते हैं, क्यों तोड़? देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो काम था ना, ये तो खुद असेंबली के लोगों का काम था, स्पीकर का काम था कि देखिए बाज़ वक्त लोग वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट करने के बाद ये उनको मना के ले आते हैं। देखिए उसके बहुत से तरीके होते हैं। देखिए इस वक्त मैं बताऊँ एक बाकायदा एक प्लानिंग है, एक मतलब ये कि एक अनरिटन मतलब ये कि एक प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान में कि किसी तरीके से ये जो गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के अंदर आवाम के माबैन और हुकूमत के माबैन या मुख्तलिफ इदारों के माबैन, उसको मज़ीद बढ़ावा दिया जाए। जब बढ़ावा दिया जाएगा तो आपको क्या मालूम होगा कि आपका, देखिए मैं फिर दोबारा उस पर आऊँगा, आपका जो बुनियादी मसला है वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर ये नहीं आएगी तो मैं आप बताऊँ कि आइन के बहुत से मिसाल दे सकता हूँ। आइन की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या लिखा है उसमें ये लिखा है कि आवाम को जब तक के माशी सहूलतें नहीं मिलेंगी, ये आइन का बुनियादी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और फिर इसके बाद 199, वो तो आप कई बार तो आप खुद अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। देखिए बात असल ये है कि हमारे जो मौजूदा लोग हैं वो उनके जहन में एक जिस किस्म की एक बड़ा ज़र्फ़ होना चाहिए ना, वो ज़र्फ़ ही नहीं है। अगर ज़र्फ़ होता तो आज ये सूरत हाल इस मुल्क की नहीं होती। और मैं इस बात पर बिल्कुल मेरा ईमान है कि देखिए कि जब तक के इस मुल्क के अंदर जो है ना एक किस्म का समाजी और माशी ठहराव नहीं आएगा, और जिसके लिए जमात इस्लामी के लोग कोशिश कर रहे थे, सिराजुल साहब तो कोशिश कर रहे थे, ख़ुद बिलावल भुट्टो भी गए वहाँ पे जाके, उन्होंने फजल रहमान साहब से हाथ जोड़ा, उनसे बात की कि भाई आप जो है ना अपना हठधर्मी छोड़ें, आप अपने जो ज़िद है उसको छोड़ें और बैठें। देखिए जब तक कि आप देखिए डायलॉग जो है ना, देखिए सही बात बोल रहे हैं आप डायलॉग की, कि डायलॉग बहुत ज़रूरी है। अभी आपने मौलाना साहब का भी जिक्र किया, बाकी लोगों का भी किया। अब जब ये जो इत्तेहादी जो हमारे पास जमातें हैं जिनका आज इजलास हुआ है, ये लोग कब से ये जो पीटीएम है कोशिश कर रही है ना कि पीटीआई से जो किसी तरीके से निगोसिएशन हो जाए, वो एक टेबल टॉक के ऊपर आके बैठे लेकिन कह के शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हम राजी हैं जो है बात करने के लिए, लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो नजर नहीं आ रहा। देखिए बात सुनिए, मैं बताऊं, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बात असल ये है कि उनके सबके माबैन जो है ना जो गुफ्तगू होती है, तो बाद में जब वो गुफ्तगू करते हैं शाह महमूद कुरैशी, तो वो गुफ्तगू वही करते हैं कि जो इमरान साहब बताते हैं। तो उन्होंने जो, देखिए मैं अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए इमरान खान और नो इमरान खान, बात सिर्फ ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मफाद है वो पाकिस्तान का मफाद है, आवाम का मफाद है। आप मुझे बताइए कि इस वक्त परचेजिंग पावर आपकी कितनी है, आपकी महंगाई कितनी बढ़ गई है? देखिए इकोनॉमी पे हम बात करेंगे, लेकिन बात ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, मेरे जुमला सुन लीजिए, पॉलिटिकल क्राइसिस जब हल होगा तो इकोनॉमी पे बात होगी ना। हम आए दिन एफबीसीसीआई से बात करते हैं, केसीसीआई से बात करते हैं, तमाम एसोसिएशन के सदूर से बात कर ली, चेयरमैन से बात कर ली, वो कह रहे हैं कि जी कोई हल ही नहीं निकल रहा, मुझे एलसीज बन रहा है, इकोनॉमी कैसे तरक्की करेगी? मैं आपको बताऊं, देखिए आपने बहुत अच्छा जुमला कहा। आपने कहा कि जब तक पॉलिटिकल क्राइसिस हल नहीं होगा, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान देयर विल बी नो चेंज। यही है ना आपने फरमाया, ऐसे ही है। तो आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल, देखिए बात दरअसल ये होती है जो हुकूमत पावर में होती है ना, उस पर बहुत जिम्मेदारी होती है। और आप खुद भी मतलब ये कि IR के स्टूडेंट, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप रही हैं, आपको मालूम है कि देखिए वफाक के पास बड़ी क़ुव्वत होती है, बड़ी ताकत होती है। तो वो मतलब ये कि वो अपना, देखिए अना को अगर आप पीछे रख दें, अगर आप अपने ईगोज़ को इफ़ यू पुट द बैक बर्नर एंड यू सेड दैट वी आर रेडी एक्चुअली टू टॉक ऑन इशूज़। क्या इशूज़ हैं भाई? पहला इशू ये होना चाहिए कि हम जब मिल के डायलॉग करके उसके क्या होंगे, क्या इलेक्शन एक जगह हो, एक ही साथ हो, या इलेक्शन जो है मुख्तलिफ जगह हो, जैसे हिंदुस्तान में होता है। मैंने उस दिन भी कहा था आपके प्रोग्राम में। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए हम लोगों से मिसालें लेके अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ यही है कि जो आपने बात कही, मैं उससे बिल्कुल आई एंडोर्स इट कि इफ़ द पॉलिटिकल क्राइसिस नॉट गोइंग टू बी टेकन सीरियसली, मैं समझता हूँ कि ये जो आपस के अंदर जो एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहेगा। इम्तियाज़ साहब आप क्या कहते हैं कि क्या ये चीज़ जो है कि पॉलिटिकल क्राइसिस जब तक सॉल्व नहीं करेगा, नहीं होता इस मुल्क में सॉल्व,
तो किसी तरीके से भी इकॉनमी तो बेहतर हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने वही जो जैसे पहले जिक्र किया, हर एक से बात करके हमने देख लिया, वो कहते हैं भाई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हमें फंडिंग नहीं मिल रही। किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, आप बिजनेस कम्युनिटी के पास जाए, वो ये कहते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है इसलिए एलसीज नहीं खुल रहा, डॉलर नहीं है मुल्क में, ये मसले हैं वो मसले हैं। तो सबका जो एंड पॉइंट आता है वो यही आता है पॉलिटिकल क्राइसिस। देखिए मैं डिसएग्री करता हूँ मुनीबा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल बड़ा मेजर हिस्सा जो है पॉलिटिकल क्राइसिस का, ऐसा नहीं है। एलसीज का जब ये पिछले दिनों 2-3 महीने पहले हुआ था, उसमें हमने बहुत काम किया। आपने किसी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को पूछिएगा, यहाँ पर शिप खड़े हुए थे कराची पोर्ट के ऊपर। अच्छा जी क्या हुआ जी, एलसी खुली नहीं है और वहाँ से आ गए। अब जिस बिजनेसमैन से बात करते थे वो कहता यार मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया मुझ पर ट्रस्ट करती है, इसलिए उसने माल ऐसी भेज दिया। तो स्टेट बैंक के, आपको याद होगा एफबीआर का भी और स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब हैं उनका भी स्टेटमेंट आया था कि विदाउट एलसी आपने माल मंगाया क्यों, किस लिए मंगाया। तो इसका मतलब ये हुआ पॉलिटिकल क्राइसिस इफेक्ट जरूर करते हैं, मगर इस तरह नहीं है कि सारा धंधा रुक जाता है, सारे धंधे चल रहे हैं। अब वो पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे सॉल्व होगा, ज़ाहिर है किसी टकराव से, इन सारी चीज़ों से होगा। अब देखें ना, एक अरसे तक बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के जो है हुकूमत होती है उसको शो करना चाहिए टॉलरेंस, मगर एक 4 साल रहकर किसी किस्म की कोई बात नहीं, हम उसको भी डिस्कस नहीं करते। देखिए आज अगर जनरल बाजवा साहब को आप डिस्कस कर रहे हो, 29 नवंबर से पहले डिस्कस करते इसका, और जनरल आसिम मुनीर आए जो कि सिटिंग है, उनको आए हुए अभी 5 से 6 महीने हुए, आप नेगेटिवली डिस्कस उनको कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ जनरल बाजवा हो या जनरल आसिम मुनीर हो, उनका मसला नहीं है, आपका पूरा का पूरा फौजी, हमारा जो फौज का इदारा है उसको आप डैमेज करना चाहते हो, उनको सारा करना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इमरान खान, शहबाज शरीफ भी नहीं, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये जितने पार्टी के सरबराह हैं उनसे फिर अंडरटेकिंग मिले कि जनाब जो भी रिजल्ट आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। आप लिख ले, तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी रिजल्ट, अगर 100 में से 51-55 सीटें भी मिल गई तो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हमें तो 80 मिलनी चाहिए थी। नहीं, उनसे तो जब भी बात करो, आज बिल्कुल मकसद ये था, मैंने यही कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज ना लें, अब हम सीनियर साफी हुए ताकि हम एक डिस्कशन करें और हम एक आवाम के सामने एक राय रखें कि भाई सॉल्यूशन ये है कि जनाब जो रिजल्ट आएगा आप एक्सेप्ट करेंगे। देखिए रश में ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड हो जाए सारा। 2013 में, 2018 में क्या नवाज शरीफ के जलसे जुलूस कम हो रहे थे, उड़ा दिया उसको, सारी चीज़ निकल गई। मैं एक बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जब इलेक्शन में जाए, आप इलेक्टोरल प्रोसेस में जाए फिर एक नया तूफान आ जाएगा। आज आप इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल है हमारा, आज हमारे पूरा आर्मी का इंस्टीट्यूशन कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, जो गवर्नमेंट है वो भी कंट्रोवर्शियल की हुई है। इट मींस अदलिया को भी कंट्रोवर्शियल, अदलिया भी हो गई है। तो अब मतलब ये कि जो रिजल्ट आएगा, मैं तो कहता हूँ नहीं होने चाहिए। आप आगा साहब माशाल्लाह हमारे बहुत ही सीनियर हैं, आप जाएं सर्च करें, अगर बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं होते, भाषानी जो बोल रहे थे, जो प्रो पाकिस्तानी थे, कि देखें साइक्लोन के बाद जब जनरल याहिया बैरून मुल्क दूसरी जगह चले गए, अमेरिका या चाइना गए थे और वहाँ विजिट नहीं किया उन्होंने मशरिकी पाकिस्तान का, मुजीबुर रहमान ने सारी चीज़ पलट दी, एकदम सारा मॉप में चला गया। पाशानी बार बार कहते रहे कि इलेक्शन मत कराओ, नुकसान होगा, नतीजा क्या हुआ, इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया, पाकिस्तान 2 लाख हो गया खुदा न खासा। ये रिजल्ट कोई नहीं मानेगा, क्योंकि इलेक्शन में जब जाएंगे ना तो बात ये आएगी। और जो बात आ रही है, जैसे आगा साहब फरमा रहे हैं कि जी पार्लियामेंट ऐसी है, ये पार्लियामेंट भी कौमी असम्बली के ऑर्डर पे बनी हुई है। आपको याद होगा जब वो बोलते हैं हुआ है ना, तहरीक उससे हटके भी मुनीबा, उससे हटके भी जब असेंबली टूट गई थी, कौमी असम्बली ने कहा ना, तो मेरा अपना चीफ जस्टिस साहब ने मेरा व्यू पॉइंट है, और ये मेरा व्यू पॉइंट जो है ना, मैं मेरे साथ और भी मतलब जो लिखारी हैं, जो लिख रहे हैं, जो कॉलम लिख रहे हैं, वो यही जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक कि आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकाल देंगे, उस पर शामिल नहीं करेंगे। और मैं भी कर तो पीडीएम तो कह रही है ना कि पीडीएम सिंसियर नहीं है, पीडीएम सिंसियर नहीं है। आपको कैसे मालूम कि पीडीएम सिंसियर है? ये कैसे पता चले? क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसका पीडीएम का जो हेड है ना, मौलाना फजल रहमान साहब, देखिए वो तैयारी नहीं होते बातचीत करने के लिए, और वो जिस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन के। इमरान खान तैयार है क्या? देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं एक बात कह रहा हूँ, इमरान खान आप भी बोले था, इमरान खान तैयार है क्या? मैं आपकी पीडीएम की बात करूँगा, देखिए अपना मेरा व्यू पॉइंट है, आप इतने ज्यादा बेताब मत हुआ करें, समझे। मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं पीडीएम के सरबराह हैं, है ना, और वो किसी भी सूरत में ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू इमरान खान। वो कहते हैं जब ये होगा तो मैं बात नहीं करूँगी। देखिए मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये उनके बयानात आए हैं। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि गारंटी कौन देगा, आप सुन लीजिए। परसों जनाब सिराजुल हक साहब ने, आप सुनिए ही जुमला,
परसों से राजा ने कहा कि ये गारंटी की बात तो हम इसलिए भी नहीं कर सकते कि तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप ने हरम शरीफ के चारों तरफ बैठ के ये वायदा किया था कि हम जो है लड़ के नहीं बल्कि बातचीत करके अपने वहाँ से, उसमें शाह अहमद मशहूर भी शामिल थे, उस वक्त मरे नहीं थे वो। आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि जब वो हरम शरीफ के पास बैठ के उन्होंने बात की और वायदे को पूरा नहीं किया तो कहने लगे इसके बाद अब वो कौन गारंटी दे सकता है। देखिए ये कितनी बड़ी बात वो कह गए हैं, ये बात सोचने की है। और मैं समझता हूँ कि जिनके पास अगर थोड़ा बहुत भी ईमान है तो वो कहेंगे कि वाकई जो बात उन्होंने कही है सही कही है। यही तालिबान का, आपने भी खुद पढ़ा होगा कि वो बैठे थे हरम शरीफ के करीब। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए ये बात हमें, देखिए हमेशा याद रखिए कि जो गवर्नमेंट पावर में होती है ना उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। नहीं ठीक है, अब करंटली जो हमारे पास जो हुक्मरान जमात, मैं एक और जुमला कह दूंगा जो मैं फजल रहमान साहब के बारे में बात करूँ। देखिए फजल रहमान साहब जो बात करते हैं वो लहजा मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता और वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि वाकई पीडीएम जो है वो मसले का हल है और मसले को हल तलाश कर सकती है तो मैं समझता हूँ कि सरबराह की हैसियत से वो कर लें। लेकिन उनके एक दोस्त ने बताया कि उनको जो हरधर्मी पर मतलब ये उकसा रहे हैं वो पीछे से मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि सारा गेम वो खेलते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल करने के। ये है मुझे एक सवाल मेरा ये है कि देखें जब पीडीएम बनी थी तो उसके सरबराह मौलाना ही थे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 13 जमातों को इत्तेहाद के एक टेबल पर लेकर आए, ठीक है ना, हैंडल किया ना 13 जमातों को। तो एक जमात तो खैर उनके हलक में हड्डी नहीं होगी, ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर के हो सकता है वो किसी और रीजन की वजह से जो है पीटीआई से बात ना करना चाहते हो। अब मसला ये कि 13 जमातें एक तरफ है, एक जमात एक तरफ है जो कि हमारे पास पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा अक्सरियत में थी। खैर ये उनका अपना जो है वो काम है कि उन्होंने जो है वो असेंबलियां तोड़ दी और वो बाहर निकल गए। अगर वो बैठे रहते तो मेरे ख्याल से ज्यादा पावर होती उनके पास हाथ में और वो ज्यादा तरीके से अच्छा चला जीते हैं ना वो हर जगह, जहाँ से जीते किसी ने ओत लिया। महमूद मौलवी साहब आमिर लियाकत की सीट से उठे, ओत लेने चले जाते, नहीं लिया, इसका मतलब आप गैर संजीदा है। यानी आप पैसे खर्च करवा रहे हैं, स्टेट के इलेक्शन करवा रहे हैं। नहीं वो आप ये कहते हैं कि हम पॉपुलर, देखिए पॉपुलर अल्ताफ हुसैन भी बहुत थे, सही है, और दूसरे भी बहुत थे, लेकिन हर चीज का एक वो होता है। देखिए ये सिर्फ पीडीएम मुनीबा नहीं है, मुनीबा सिर्फ पीडीएम नहीं है, एपीडीएम भी थी 2007 में, बिल्कुल ऐसे, उसके सरबराह भी मौलाना फजल रहमान थे और उसके अंडर में इमरान खान थे। जो इमरान खान मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहते रहे हैं वो नवाज शरीफ के साथ भी एपीडीएम में शामिल थे, महमूद खान अचकजई साहब भी होते थे, मौलाना फजल रहमान सदर थे, उसमें भी सरबराह थे। और ये जो पीडीएम बनी थी ना इसको इनिशिएट किया था बिलावल ने, उसके बाद आपको याद होगा एक इख्तलाफ आया था तो अलहदा हो गए थे पीपल्स पार्टी, वरना इनिशिएटर वो थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, मीटिंगें हुई और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ गई थी। बात ये बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए और इस तरह होती है, हरदर्मी होती है या आप ये कहें कि नाराज़गी होती है। नाराज़गी की वजह होती है ना कि एक साहब, अब आप इतना पर्सनल सारे हुए, लोग बोलते हैं फजल रहमान या फला ऐसे रहे, इस तरह से रहे, सलाह सारी चीज़ें। तो भाई एपीडीएम आज से 10 साल पहले तो उनके अंडर में थे, उनके साथ काम करते थे और सिर्फ पीपल्स पार्टी अलहदा थी उस वक्त। और मैं उस वक्त लंदन में मौजूद था जब ये सारी वो हुई, तो एपीडीएम ने फैसला किया कि जनाब जो भी पार्टी हमारी बरसर इक़्तिदार आएगी जीतेगी एपीडीएम में शामिल, वो एमक्यूएम से बात नहीं करेगी, एमक्यूएम से बात नहीं करेगी इस मसले पे और उस पर। और मखदूम अमीन फ़हीम आए थे और सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, उन्होंने बोला नहीं हम इसको तस्लीम नहीं करते, और मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने गलत किया है कि उसको तस्लीम किया है। हम जमहूरियत का तकाजा ये है कि अवाम जिसको वोट देंगे हम उसको करेंगे। उसमें पूरी एपीडीएम ने इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला किया और सिर्फ वाहिद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी शहीद कि वो नवाज शरीफ को मना के लाई और एपीडीएम को कहती रहीं। उसमें इमरान खान भी शामिल थे, फजल रहमान साहब एंड में आके उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हिस्सा ले लिया था और इक़्तिदार में आ गए थे। बाइकआउट पे ये लोग उस वक्त बाइकआउट पे थे, बातचीत भी सारी नहीं हो रही थी। ये देखें सियासत में हर चीज़ होती है, तो इसलिए सियासत में आज अगर मौलाना फजल रहमान थोड़ा एटीट्यूड डिफरेंट है तो उनको मनाया जा सकता है, बात हो सकती है, लेकिन बात होगी सियासी टेबल पर, कोई अदालती टेबल पर नहीं हो सकती बात, फौजियों की टेबल पर नहीं हो सकती बात, सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हम तो ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आए हुए 5 महीने भी नहीं हुए, उन्हें कंट्रोवर्शियल कौन बनवा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? जनरल बाजवा साहब 29 नवंबर से पहले बहुत अच्छे थे, हर मामले में अच्छे थे। 29 नवंबर जैसे वो रिटायर हुए कैसे ख़राब हो गए, क्यों ख़राब हो गए? क्या इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा काम है, कोई ऐसा एजेंडा है? आज वो जो सारी करप्शन थी 1200 अरब रुपए की HBL, या वो जो दूसरा वो पोस्टल वाला कौन सा, उसमें
और पेट्रोलियम के मामले में हुई थी, है ना, सब तो हम ये कहते हैं, जो आगा साहब कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल बैठना वाकई बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए तरीका ही होता है। मैं तो अभी भी कहता हूँ अतर मनुल्लाह साहब कल अगर बेंच में शामिल हैं, उन्हें ये क्वेश्चन रेस करना चाहिए कि आया कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये हक है। 2 दिन पहले आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, वो भी अदालत के हुक्म पे ले रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब 2 से 3 दिन पहले, और फिर आप आके तोड़ रहे कि ये आइन में ये इख्तियार है। तो आइन में अगर ये इख्तियार है तो हर इख्तियार ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी आए जिसकी उठाए, तो फिर अदालतों में ज़ेर बहस क्यों जाता है कि आइन में ये लिखा हुआ है, मैंने इनिशिएट कर लिया, मैंने इसमें ये कर लिया, वो गया, फिर उसके ऊपर अदालतों में या दूसरी जगहों पर बहस क्यों होती है। बात होनी चाहिए, मैं इस क्राइसिस से कोई परेशान नहीं हूँ, ये क्राइसिस हमारे बहुत अच्छे हल की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह के सवालात आज पार्लियामेंट के, यार हम सियासतदान का गिरबान पकड़ लेते हैं, बुरे हैं भले हैं, पार्लियामेंट में ये बातें क्यों कर रहे हैं, जो 3 से 4 लोग पूरी इकनॉमी तबाह कर देते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे होते हैं, जो इदारों के सरबराह बन के बैठे होते हैं, सब तबाह कर देते हैं। आप ये बताएं, रेंटल पावर प्रोजेक्ट जो टर्की से हुआ था, आज तक उसका कोई नहीं हल हुआ ना, ये आपने वो कैंसिल कर दिया। नहीं मुनीबा, आलमी अदालत में फाइन हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, मुझे एक चीज मुझे अब ये बताएं कि अभी जो पीडीएम है जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, उनकी कोई भी नाराजगी अगर चल रही है इमरान खान साहब से, पहले तो क्या हम में से किसी को या इस बात को पता है कि नाराजगी हुई किस बात के ऊपर है? क्योंकि आपने कहा कि इससे पहले एपीडीएम भी थी 2007 के अंदर, तब वो बैठे हुए थे पीटीआई के साथ, उस वक्त इमरान खान उनके अड्डर में थे, उनके मतलब एक तरह से इत्तेहादी थे ना, बिल्कुल जैसे अभी बाकी अभी क्या वो क्राइसिस क्या है जिनके ऊपर जो है वो जाकर मौलाना फजल रहमान को मनाया जा सकता है कि जी आए टेबल टॉक कर लें? दूसरी तरफ यही हट धर्मी हम वहाँ भी देख रहे हैं पीटीआई की तरफ, क्या उनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आपके मसाइल क्या है कि आपको किस तरह मना के बिलावल भुट्टो ने जो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा मैं अपने इत्तेहादियों को कैसे मनाऊंगा। मैं समझता हूँ कि उसके पास है, बिलावल भुट्टो साहब के पास बिलावल भुट्टो ने इससे पहले भी, ईद से पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तकरीब में शायद वो बैठे हुए थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला बोला था कि अवाम को इस बात से कोई मतलब नहीं है, ना गर्ज है कि अदालतों में क्या हो रहा है और जो है ना असम्बलियों में क्या हो रहा है, उन्हें इससे बात से मतलब है उन्हें रोटी मिल रही है, उनको पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, क्या उनका जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है। बिलावल साहब की ये बात बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या अभी एक यंग लीडर का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो 2 इतने सीनियर लीडर्स को ये इस बात पे ले आए अगर चाहेंगे टेबल पर आके बैठ जाओ? मैं तो ऐसा बात नहीं है बिलावल भुट्टो में, मतलब ये कि वो जो आप बात कह रही हैं मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, उनमें इतनी वो नहीं है कि सीनियर लोगों को वो मना के एक टेबल पे ले आए। वो गए थे ना फजल रहमान साहब के पास, आपको याद है ना, 2 दिन पहले गए थे फजल रहमान साहब के, फिर वही अंदाज, वो मतलब ये कि जो जुमले इस्तेमाल करते हैं व्हिच आई डोंट वांट टू यूज। तहरीके अदम एतमाद लाने से पहले जब पीडीएम बनी है तो इसके पीछे जो पूरा दिमाग था वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, ठीक है, और बिलावल साहब थे, उन्होंने बैठ के कहा कि नवाज शरीफ साहब की, यानी कि हम ये कहें, आप मुझसे नहीं मैं आपको ये पीछे कौन थे, मतलब मैं भी एक राय तो रखती हूँ ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब नवाज शरीफ साहब, यानी कि हम मुस्लिम लीग नून की बात करें और हम पीपल्स पार्टी की बात करें, जो कि म्यूजिकल चेयर खेलती रही है 15 साल तक, और कभी ये आ रहे थे कभी वो आ रहे थे, इसी तरह था ना पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह की जमहूरियत चल रही थी। सवाल क्या आपका? ठीक है, तो अब जो है सारी चीजों के बाद जहां जब मुस्लिम लीग जैसे दुश्मन और पीपल्स पार्टी जैसे दुश्मन आके बैठ गए पीडीएम में, तो अब पीटीआई आकर क्यों नहीं बैठ रही? अगर वो आके बैठ जाए, सुकून से एक दफ़ा बात कर ले, तो हम ये जो रोज़ रोज़ इतनी तकरीरें सुन रहे हैं और इतने इजलास की बात करते हैं और प्रोग्राम्स में इतनी डिस्कशन करते हैं, सारे एनालिस्ट भी बैठ के, हम एंकर्स भी बैठ के, तो कम से कम इस चीज़ से निकल के आप मुल्क की मईशत पे तो बात कर सकेंगे। देखिए, जो बात आप कह रही हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि हल सवाल जहन, एक अच्छा और एहसन जहन जो है ना, यही बात करेगा जो आप कह रही हैं, चाहे वो इमरान साहब हों, चाहे वो फजल रहमान साहब हों। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, मसला जो है ना इतना आसान नहीं है जैसा हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मसला बड़ा गंभीर है। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जो पीछे से गेम खेल रहे हैं, और वो उनके अपने मफादात हैं, उनकी अपनी सोच है। और ये कि देखिए, हम एक ख़ास दायरे में रह के तो गुफ्तगू कर सकते हैं, कम अज़ कम मैं, है ना, मुझे क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए बड़ा मोहतात रहता हूँ और कोई गलत जुमले नहीं इस्तेमाल करता। तो मैं ये सोचता हूँ कि बड़े प्लेयर्स हैं जो आगे पीछे शामिल हैं, और वो अगर वो प्लेयर्स जो हैं उनका भी अपना रोल है, और उस रोल को जो है हम जब समझते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस इसलिए नहीं ख़त्म हो रहा कि उनका वो जो रोल है वो अपनी ज़ात तक महदूद हो गया है। और ये है कि वो पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान की अगर ज़ात तक को महदूद होता
तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को क्या नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से लोग खुदकशी कर रहे हैं, किस तरीके से परचेजिंग पावर जा रही है, किस तरीके से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 1.5% हो गई, 0.5% हो गई, किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन 47% फूड इन्फ्लेशन कभी आपने सुना? देखिए मैं तो एक जुमला प्रोग्राम में टाइम कम है क्योंकि हमारे बिलावल साहब की स्पीच की वजह से टाइम कम हो गया, बस क्विकली जो है एक जुमला और मैं कहता हूँ, देखिए बात असल ये है कि कई प्लेयर्स हैं और इस प्लेयर्स जो है ना वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एक एजेंडा है जो आज मैं बड़ी ईमानदारी साथ बता रहा हूँ, एक एजेंडा है जिस एजेंडे के तहत इस क्राइसिस को मज़ीद जो है प्रोलॉन्ग किया जा रहा है और वो प्रोलॉन्ग जब किया जाएगा तो उसके नतीजे पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं होंगे। बस फरहान साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेरा कुछ जो इत्तेफाक है आगा मसूद साहब के साथ कि एक एजेंडा या कोई चीज़ ऐसी चल रही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतने अपनी ज़ातियाँ ना लेके बैठ जाएं और टेबल टॉक पे नहीं है, पीछे जो है वो कहानी कुछ और है, तस्वीर का दूसरा रुख भी हमें मेरे ख्याल है वो एजेंडा बेनकाब हो चुका है, अब वो सोल्यूशन की तरफ जा रहा है मामला। अच्छा। देखिए जब पाकिस्तान के मुखालिफ दुनिया भर में मौजूद है ना, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मौजूद हैं। सिर्फ पॉलिटिशियन को हमें जिम्मेदार करार नहीं देना चाहिए सारे मामलात का। पॉलिटिशियन कभी भी हर मसले के हल के अंदर नज़र आएगा, आपको ख़राब करने में अगर वो शामिल है तो वो हल भी वही करेगा। बाकी जो दूसरे नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो सारी चीज़ें बहुत सारे पावर के साथ गड़बड़ सारी चीज़ें करती हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है, ये कहा जा सकता है कि जनाब अब कोई किसी के अपने मफादात हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, होंगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जाहिर है कि देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दो मुख्तलिफ किस्म के नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया था। इसका मतलब है पॉलिटिशियन राजी है। भुट्टो साहब के दौर में 77 की जब तहरीक थी तो पॉलिटिशियन बैठ गए थे, लास्ट मोमेंट में आके किसी और ने गड़बड़ की थी जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस थी। और आगा साहब ने जो एक बात बताई ना सिराज साहब की कि जी तो अभी तो करंट सिचुएशन में नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं है ना, अभी नहीं, ये जो अभी कहा था ना टीटीपी के लोगों ने खाने काबा जो भी तालिबान चले तालिबान के लोगों ने नहीं माना। तो जनरल असलम बेग साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है एजाज सैयद के साथ, या मैं उसको सुना था, उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक ने खाने काबा के अंदर बैठ के फैसला किया था। बस टाइम ओवर हो गया, क्या मुज़ाकरात हो जाएंगे ये देखिए मसले का हम हल की तरफ जा रहे हैं, हल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल हल की तरफ अर्ज कर रहा हूँ कि जिन लोगों के मफादात हैं, जो प्लेयर्स हैं है ना, एट द बैक ऑफ द इंटायर सिनेरियो, जो बैक प्लेयर्स हैं, वो अगर अपने आप को सुधार लें तो यकीनी तौर पे मामला हल हो जाएगा। और बाकी वरना मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें प्रोलॉन्ग करेंगी, इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस व्हिच विल बी फेस्ड बाय पाकिस्तान। मैं आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो भी हट दरम है, जो भी एक नहीं, जो भी हट दरम है मई में सीधा मिलेगा। चलिए ठीक है, पेशेंट को यही है कि मई में शायद जाके कुछ हालात बेहतर हो जाए मुल्क के, अल्लाह करे कि हो जाए, कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो इसी तरह से कायम दायम रहे, तरक्की करते रहे। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।